प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन अर्थात लॉर्ड सभा, जिसमें हम लॉर्ड सभा की शक्तियों की चर्चा करेंगे। आज हम क्या ब्रिटिश संसद का जो द्वितीय सदन है जिसका नाम लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा की शक्तियों के बारे में आज मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। भाई, लॉर्ड सभा की शक्तियों पर भी किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से तो लॉर्ड सभा की शक्तियों के बारे में प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को, चाहे वह स्नातक स्तर की बात हो, चाहे वह स्नातकोत्तर स्तर की बात हो, या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात क्यों ना हो, चाहे यूजीसी नेट हो, कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, यूपीएससी हो, इन सभी प्रकार की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी सूचना जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दें, ब्रिटिश संसद लॉर्ड सभा द्वितीय सदन की शक्तियाँ तथा कार्य, आप समझे इसको पहले। देखो भाई, चूँकि हम ब्रिटिश संसद की बात कर रहे हैं तो ये बात तो मैंने आपको समझा ही दी थी, अलग से वीडियो अपलोड कर भी दिया है, प्लेलिस्ट में देखेंगे कि ब्रिटेन में संविधान संप्रभु है या संसद की संप्रभुता है, मतलब ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता है या फिर संसद की सर्वोच्चता है। भाई, वहाँ का संविधान तो है, लिखित है, तो वहाँ पर संसद की संप्रभुता को अपनाया गया है। इसका क्या मतलब है कि भाई ब्रिटेन की संसद किसी भी विषय पर, क्या कह रहा हूँ, किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों को वहाँ की, मतलब ब्रिटेन की न्यायपालिका भी अवैध घोषित नहीं कर सकती है। मतलब ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, वहाँ की न्यायपालिका भी उन कानूनों को अवैध, अमान्य, असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। अब चूंकि हम तो केवल किसकी बात कर रहे हैं, लॉर्ड सभा की शक्तियों की बात कर रहे हैं, जिसे कि द्वितीय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन कहा जाता है। तो सबसे पहले आप चाहे किसी भी देश की व्यवस्थापिका का अध्ययन कीजिएगा, फिर उसमें अगर मान लीजिएगा दो सदनीय व्यवस्थापिका है तो चाहे प्रथम सदन हो या द्वितीय सदन हो, किसी की भी चर्चा कीजिएगा, किसी की भी शक्तियों का अध्ययन कीजिएगा, तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है क्या, कि वास्तव में जब संसद के संगठन का हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका को समझना है अर्थात संसद को समझना है, तो सबसे पहले देखना है कि उसका संगठन किस प्रकार का है। तो संगठन में सबसे पहली बात ये आती है कि भाई जो संसद होती है अर्थात जो व्यवस्थापिका होती है, उसमें या तो एक सदन होगा या दो सदन होगा, अर्थात या तो एक सदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया जाएगा या द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। जैसे कि वर्तमान समय में हम चीन की चर्चा करें तो चीन के अंतर्गत जो वहाँ की व्यवस्थापिका है उसका नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो भी वहाँ पर एक सदनीय व्यवस्थापिका को ही अपनाया गया है, मतलब वहाँ की व्यवस्थापिका में एक सदन है, दो सदन नहीं है। बाकी यदि हम भारत की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, जापान की बात करें, तो वास्तव में इन सभी में द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि सबसे पहले तो आपको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि किसी भी देश के संविधान का आप अध्ययन कर रहे हैं और उसमें यदि संसद की चर्चा आप कर रहे हैं, संसद का अध्ययन कर रहे हैं, तो संसद को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि भाई संसद में एक सदन है या दो सदन है। तो भाई ब्रिटेन में एक सदनीय व्यवस्थापिका है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? यस, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। क्या है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। मतलब ब्रिटिश संसद में, मैंने डायग्राम बनाया, ब्रिटिश संसद होगा ये। तो ब्रिटिश संसद में वास्तविक रूप में दो सदन है, लोक सदन और लॉर्ड सभा, जिसे कि क्या कहेंगे आप? द्विसदनीय व्यवस्थापिका। अर्थात ब्रिटेन में वास्तविक रूप में संसद के संगठन के संदर्भ में द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके दो सदनों के नाम है, प्रथम सदन लोक सदन है, जिसे कि निम्न सदन भी कहा जाता है,
और दूसरा सदन लॉर्ड सभा है, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी कहा जाता है। अब चूंकि हम तो केवल आज लॉर्ड सभा की शक्ति की बात कर रहे हैं, लॉर्ड सभा की शक्ति की बात कर रहे हैं, तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में आज से 150 वर्ष पहले यदि देखा जाए तो वास्तव में लॉर्ड सभा लोक सदन की बनिस्पत शक्तिशाली थी। सबसे पहली बात तो ये नोट करनी है, शक्तिशाली थी। और आज और विशेषकर 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के बाद में वास्तव में लॉर्ड सभा संसार का सबसे कमजोर द्वितीय सदन बन के रह गया है। अर्थात पूरी दुनिया में जहां कहीं भी संसद में 2 सदनों की व्यवस्था की गई है भाई, उन सब में जो दूसरा सदन है, द्वितीय सदन है, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है, सब में पूरी दुनिया में सबसे यदि कमजोर सदन है तो वह लॉर्ड सभा है। तो मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, संसार का सबसे कमजोर द्वितीय सदन कौन है? लॉर्ड सभा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, संसार का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सीनेट। ये भी आपको नोट करना है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सीनेट, ये सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। मैंने सीनेट के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा, अमेरिका के संविधान या अमेरिकी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। यस, अब यहाँ पर ये 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब ध्यान दें, इसकी शक्तियां समझनी है हमें, तो फिर लॉर्ड सभा की शक्तियां क्या है? यस भाई, मैं आपको एक सूत्र देता हूं। यहाँ पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका की शक्ति आपसे पूछ ली जाए, संसद की शक्ति आपसे पूछ ली जाए, अब चाहे उस व्यवस्थापिका में, संसद में कोई भी सदन क्यों ना हो, मतलब 2 सदन है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका यदि है, जैसे भारत में, अमेरिका में है, ब्रिटेन में, जापान में, स्विट्जरलैंड में इत्यादि, जहाँ कहीं भी जो है 2 सदनीय या द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है, तो भाई चाहे प्रथम सदन की शक्ति पूछें या द्वितीय सदन की शक्ति पूछें, मतलब निम्न सदन की शक्ति पूछें या उच्च सदन की शक्ति पूछें, मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को समझने के लिए इधर आइए कि वास्तव में एक विद्वान है आमंड एवं पावेल, जिन्होंने अपना एक उपागम दिया है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। मैंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पर भी अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा, किसमें? राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। तो इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है। इससे पहले डेविड स्टर्न ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था, लेकिन उनमें इनपुट आउटपुट मॉडल में केवल जो है कार्य के ऊपर बल दिया जा रहा था, और आमंड एवं पावेल ने कहा कि भाई नहीं, केवल कार्य नहीं, हमें तो ये भी तो बताना है कि किस संरचना के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो आमंड एवं पावेल ने स्पष्ट रूप में पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और इसके बाद में ये बताया कि भी एक संरचना के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, और इसके आधार पर इन्होंने कहा कि एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। एक संरचना मीन्स जैसे लॉर्ड सभा है एक संरचना है, लोक सदन भी एक संरचना है, यस, मंत्रिमंडल भी एक संरचना है, न्यायपालिका भी एक संरचना है। तो आमंड एवं पावेल ने कहा है कि एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है निश्चित रूप में, जिसको इन्होंने बहुप्रकारीय या बहुप्रकार्यात्मकता का सिद्धांत कहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना, पूरी दुनिया की व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों का आप इसके आधार पर समझ सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको दिक्कतें नहीं आ सकती इसमें। यस, अब इसको बहुप्रकारीय बहुप्रकार्यात्मक कहते हैं। क्या? बहुप्रकारीय बहुप्रकार्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। इसका क्या मतलब? इधर आइएगा भाई, इसका सीधा सा अभिप्राय है, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, अब चाहे आप व्यवस्थापिका की शक्तियों का अध्ययन करें, कार्यपालिका की शक्तियों का अध्ययन करें, न्यायपालिका की शक्तियों का अध्ययन करें, तो यहाँ तो हम किसका कर रहे हैं? व्यवस्थापिका की शक्तियों का अध्ययन करें। व्यवस्थापिका में केवल लॉर्ड सभा की शक्तियाँ देख रहे हैं हम। तो वास्तव में सरकार की ये तीनों ही अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, भाई ये 3 कार्य निश्चित रूप में करेंगी, विधायी कार्य, कार्यपालन कार्य और न्यायिक कार्य। निश्चित रूप में ये 3 कार्य ऐसे हैं, चाहे आप व्यवस्थापिका का अध्ययन करें, कार्यपालिका करें, न्यायपालिका करें, ये 3 बिंदु आप सभी के बारे में लिख सकते हैं। मान लीजिएगा आपसे पूछा गया कि मंत्रिमंडल की शक्तियों पर लेख लिखिए, तो मंत्रिमंडल की शक्ति में आप विधायी शक्तियाँ भी लेंगे, कार्यपालन शक्तियाँ भी लेंगे और न्यायिक शक्तियाँ भी लेंगे। यस,
हालांकि ये बात सत्य है कि मंत्रिमंडल वित्तीय कार्य भी करता है और व्यवस्थापिका भी वित्तीय कार्य करती है, तो इसके अंतर्गत भी आप ये ले सकते हैं। लेकिन यदि न्यायपालिका की बात आती है तो इसके अंतर्गत इस बिंदु को हम दर्शा नहीं सकते। मेरे कहने का मूल भावार्थ ये है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में किसी की शक्ति आपसे पूछी जाती है तो ये 3 बिंदु तो आप बेझिझक होकर लिख सकते हैं। विधायी कार्य मतलब कानून बनाने संबंधित कार्य है, कार्यपालन मतलब कानूनी क्रियान्वित करने से संबंधित कार्य, और न्यायिक कार्य या शक्तियाँ। ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो कि किसी की भी शक्ति पूछी जाए आप सबके बारे में लिख सकते हैं। ये मैं किसके आधार पर कह रहा हूँ? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, उपागम के आधार पर। आमने पावेल ने स्पष्ट रूप में कहा है कि एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। मानव का शरीर है, ये शरीर व्यवस्था है, बॉडी सिस्टम है, तो इसमें मुझे बताइएगा हाथ के द्वारा एक कार्य किया जाता है, केवल लिखने का नहीं, हाथ के द्वारा लिखने का काम भी किया जाता है, थप्पड़ लगाने का काम भी किया जाता है, आशीर्वाद देने का काम भी किया जाता है, पूजा प्रार्थना का कार्य भी किया जाता है। इसी के साथ में हम भोजन ग्रहण करने संबंधित कार्य भी करते हैं, वस्त्र की धुलाई करने संबंधित कार्य, कितने ही कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से आमने पावेल ने कहा है कि भाई अगर हम राजनीतिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, शासकीय संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, तो वास्तविक रूप में एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बहुप्रकारीय या बहुप्रकार्यात्मकता का सिद्धांत। तो ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। फिर चाहे आप लोक सदन की शक्तियाँ अध्ययन करें या लॉर्ड सभा की शक्तियों का अध्ययन करें या किसी अन्य संरचना मतलब जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियों का अध्ययन करें, मंत्रिमंडलीय शक्तियों का अध्ययन करें, मेरा कहने का मूल भावार्थ ये है कि भाई ये 3 कार्य तो सभी के द्वारा किसी न किसी रूप में किए ही जाते हैं। ये तो हो गया संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, उपागम के आधार पर। यहाँ मैंने नोट कर दिया, लॉर्ड सभा विधायी कार्य करती है, वित्तीय कार्य करती है, कार्यपालन संबंधी कार्य करती है और न्यायिक कार्य करती है। तो ये डायग्राम आप नोट कर सकते हैं। अब एक एक को समझते हैं, इधर आइए। नंबर 1, सबसे पहला जो इसका कार्य या शक्ति है वो क्या है? विधायी कार्य व शक्ति। विधायी मीन्स विधि निर्माण से संबंधित या कानून बनाने से संबंधित कार्य व शक्तियाँ। तो ये बात तो सत्य है कि हम संसद का अध्ययन कर रहे हैं और संसद में उसका जो द्वितीय सदन है, दूसरा सदन है कौन? लॉर्ड सभा। तो सबसे पहला काम तो इसका ये है ही कि कानून तो इसको बनाने ही बनाने हैं। संसद का मूल काम तो कानून बनाना ही तो है। तो इसलिए सबसे पहला बिंदु हमने नोट किया है विधायी कार्य व शक्ति, मतलब लॉर्ड सभा का पहला कार्य कानून बनाने से संबंधित शक्तियाँ। अब समझे भाई, वास्तव में देखा जाए तो 1911 से पहले, मतलब 1911 का जो संसदीय अधिनियम है उससे पहले वास्तविक रूप में लोक सदन और लॉर्ड सभा की साधारण कानून बनाने के संदर्भ में शक्तियां बिल्कुल बराबर थी। मतलब दोनों सदनों के द्वारा साधारण कानून को स्वीकार किया जाना अति आवश्यक था। जब तक दोनों सदन साधारण विधेयक को स्वीकार नहीं कर लेंगी, अपनी स्वीकृति नहीं दे देंगी, तब तक जो है विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। 1911 से पहले की स्थिति है कि वास्तव में सामान्य कानून या साधारण कानूनों को बनाने से संबंधित जो शक्ति थी दोनों सदनों की बिल्कुल बराबर थी, लोक सदन की और लॉर्ड सभा की, और किसी भी सदन में उसको प्रस्तुत किया जा सकता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नंबर 1। इसके बाद में क्या हुआ कि 1911 के अंतर्गत, मतलब 1911 का संसदीय अधिनियम एक्ट, 1911 का जो एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत वास्तव में लॉर्ड सभा की शक्तियों को फिर कुछ कम कर दिया गया और लॉर्ड सभा को केवल एक विलंबकारी सदन का रूप दे दिया गया कि भाई अगर मान लीजिएगा जो साधारण कानून है, साधारण कानून को यदि लोक सदन स्वीकार कर लेती है और उसके बाद में लॉर्ड सभा के पास में भेजा जाता है तो लॉर्ड सभा केवल उसको 2 वर्ष तक रोक सकती है, केवल 2 वर्ष का विलंब कर सकती है बस। उसके बाद में वो कानून जो है पारित माना जाएगा, 2 वर्ष तक का विलंब किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में 1949 के संसदीय अधिनियम एक्ट के अंतर्गत इसमें फिर परिवर्तन किया गया। क्या किया गया कि लॉर्ड सभा की जो विलंब करने की शक्ति इसको और कम कर दिया गया और 1949 के संसदीय अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड सभा को केवल 1 वर्ष तक जो है साधारण विधेयक को रोकने का शक्ति दी गई। केवल 1 वर्ष तक इसको जो है लॉर्ड सभा रोक सकती है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के बाद में ब्रिटेन के अंतर्गत जो लॉर्ड सभा है वह साधारण कानूनों के संदर्भ में भी एक विलंबकारी सदन के रूप में बन के रह गई है।
अर्थात केवल विलंब करने की शक्ति शेष है, और वह केवल यह है कि 1 वर्ष तक जो है वह उस विधेयक को रोक सकती है, केवल विलंब कर सकती है, बाकी इससे ज़्यादा इसके हाथों में कोई शक्तियाँ नहीं हैं। तो ये तो हो गया विधायी कार्यवाही शक्ति, और जिसमें विशेषकर साधारण सामान्य कानून की चर्चा हमने की है। अब एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1911 के संसदीय अधिनियम में लॉर्ड सभा कितने समय तक साधारण विधेयक को रोक सकती है? 2 वर्ष तक। 1949 के अधिनियम के बाद में जो है 1 वर्ष तक उस विधेयक को ये रोक सकती है, विलंब कर सकती है। ठीक है, दूसरी शक्ति देखें। अब देखो इसमें एक बात मैंने यहाँ और नोट की है, पहले बिंदु में विधायी कार्य शक्ति में क्या कि केवल विचार विमर्श का साधन है, अर्थात वास्तविक रूप में अगर हम साधारण विधेयक के बारे में चर्चा करें तो वास्तव में जो ये लॉर्ड सभा है अब केवल एक विचार विमर्श का साधन बन के रह गया है, बस इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकता है। वही बात आती है केवल विलंब कर सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरी शक्ति वित्तीय कार्य व शक्ति है। अब ध्यान दें, यहाँ वास्तविक रूप में वित्तीय कार्य की बात आती है तो भाई वित्तीय कार्य में वास्तव में 1911 के संसदीय अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड सभा की शक्ति को बिल्कुल कम कर दिया गया है, और लॉर्ड सभा केवल 1 माह तक वित्त विधेयक को रोक सकती है, 1 माह तक। हाँ, लॉर्ड सभा उसमें परिवर्तन के कुछ सुझाव दे सकती है, परंतु लॉर्ड सभा कुछ कर नहीं सकती है। उस सुझाव को मानना ना मानना ये लोक सदन के ऊपर निर्भर करता है। इसी के साथ में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी वास्तविक रूप में लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है वही करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लॉर्ड सभा इसके बारे में मौन है, उसका कोई निर्णय नहीं होगा। अंतिम निर्णय लोक सदन के अध्यक्ष का होगा कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात, वास्तविक रूप में जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोक सदन के पास में ही भेजा जाएगा, ना कि लॉर्ड सभा के पास में। और लोक सदन ने यदि वित्त विधेयक को पारित कर दिया तो इसके बाद में लॉर्ड सभा के पास में भेजा जाएगा, और लॉर्ड सभा अधिक से अधिक 1 माह तक का विलंब कर सकती है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकती है। 1 माह के बाद में विधेयक को लोक सदन के पास में लॉर्ड सभा को भेजना ही होगा, और उसके बाद में वह क्या बन जाएगा, विधेयक अधिनियम बन जाएगा। तो वित्तीय क्षेत्र में, या हम ये कहें कि वित्त विधेयक के क्षेत्र में वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा केवल 1 माह तक का विलंब कर सकती है, इससे ज़्यादा इसके हाथों में कोई शक्तियाँ नहीं है। अतः मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो लॉर्ड सभा है वह केवल एक विलंबकारी सदन के रूप में बनकर रह गई है। इन दोनों बिंदुओं से बात स्पष्ट हो रही है कि यह केवल कुछ समय के लिए विधेयक को रोक सकती है। साधारण विधेयक को यह 1949 के बाद में 1 वर्ष तक, और वित्त विधेयक को 1 माह तक अपने पास रख सकती है। 1 माह के बाद में इसको वापस भेजना पड़ेगा। इसी प्रकार से साधारण विधेयक है तो 1 वर्ष बाद में इसको वापस भेजना पड़ेगा। ये 2 शक्ति होगी। तीसरी शक्ति कार्यपालिका संबंधी शक्ति। आप ध्यान दीजिएगा भाई, लॉर्ड सभा के द्वारा कार्यपालन कानून की क्रियान्वित संबंधित कार्य भी किया जाता है। ध्यान दें, मंत्रिमंडल को पद मुक्त करने में लॉर्ड सभा असमर्थ है, मतलब मंत्रिमंडल के विरुद्ध ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, पद से नहीं हटा सकती है, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद में ये बात सत्य है कि लॉर्ड सभा प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ सकती है। किससे? मंत्रियों से। इसके बाद में मंत्रिमंडल की नीतियों की आलोचना भी जो है लॉर्ड सभा कर सकती है। क्या? मंत्रिमंडल की नीतियों की आलोचना भी जो है लॉर्ड सभा कर सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में वास्तविक रूप में जो ब्रिटेन में राज्य का स्वरूप परिवर्तित हो गया भाई। 18वीं सदी की बात करते हैं तो ब्रिटेन में जो राज्य था वो डंडे वाला राज्य था, पुलिस राज्य था। उसके द्वारा जन कल्याण संबंधित कार्य नहीं किए जाते थे, व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा संबंधित कार्य किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज राज्य का स्वरूप क्या हो गया? लोक कल्याणकारी राज्य बन गया है। लोक कल्याणकारी राज्य बन गया तो ऐसी स्थिति में जो है संसद का कार्यभार बढ़ गया। संसद का कार्यभार बढ़ गया तो संसद कानूनी की मोटी मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है, और उसके बाद में जो है कार्यपालिका को कुछ क्षेत्रों में नियम और उपनियम बनाने की शक्ति हस्तांतरित कर देती है। तो कार्यपालिका कुछ क्षेत्रों में जो नियम और उपनियम
बनाने की शक्ति हस्तांतरित की जा रही है वह हस्तांतरित शक्ति ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। अब प्रदत्त व्यवस्थापन की जो परीक्षा होती है कि वास्तविक रूप में जो प्रदत्त व्यवस्थापन है, विभागों को जो शक्तियाँ हस्तांतरित की जा रही हैं वह ठीक तरीके से की जा रही हैं या नहीं, ये वास्तविक रूप में लोक सदन ठीक से नहीं देख सकती है, क्योंकि लोक सदन के पास तो और अनेकों भार होते हैं, अनेकों कार्य होते हैं। तो वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा ठीक से प्रदत्त व्यवस्थापन की परीक्षा कर सकती है। मैंने यहाँ नोट कर दिया, प्रदत्त व्यवस्थापन की परीक्षा ठीक प्रकार से लॉर्ड सभा कर सकती है, लोक सदन ठीक प्रकार से प्रदत्त व्यवस्थापन की परीक्षा नहीं कर सकती है। तो विशेषकर लॉर्ड सभा के द्वारा ये कार्य अच्छे से किया जाता है। अच्छा, इसके बाद में चौथा इसका कार्य है न्यायिक शक्ति व कार्य। अब ध्यान दे भाई, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी व्यवस्थापिका में 2 सदन हैं भाई, ब्रिटेन का जो दूसरा सदन है जिसे लॉर्ड सभा कहते हैं, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है भाई, इसके न्यायिक कार्य के कारण पूरी दुनिया के द्वितीय सदनों से ये अनोखा सदन है, अलग सदन बन जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ क्षेत्रों में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में ब्रिटेन में लॉर्ड सभा कार्य करती है। मतलब ब्रिटेन की लॉर्ड सभा कुछ क्षेत्रों में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है, जबकि अन्य देशों में आप देखेंगे तो दूसरा सदन ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करता है। तो मैंने यहाँ नोट किया है प्रमुख कार्य, अर्थात कुछ क्षेत्रों में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह प्रमुख कार्य है इसका, जबकि अन्य देशों में द्वितीय सदन ये कार्य नहीं करता है। एक बात। दूसरी बात ये ध्यान रखने की जब लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है तो उस स्थिति में वहाँ केवल 9 जो विधि लॉर्ड्स होते हैं, 9 विधि लॉर्ड ही सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। बाकी जो है लॉर्ड सभा की जो रचना है, इसका जो संगठन है, संगठन, इसके ऐतिहासिक तथ्य इत्यादि जो भी बातें हैं इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। यहाँ चर्चा करने की कोई सार्थकता नहीं है। यहाँ केवल आप ये ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड सभा के जो कार्य शक्तियाँ हैं उन्हें आप इन 4 बिंदुओं के आधार पर अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया इसका न्यायिक कार्य। ठीक है, तो सामान्य स्वरूप में मैं दोहरा रहा हूँ, लॉर्ड सभा क्या क्या काम करती है? विधायी कार्य है, वित्तीय कार्य है, कार्यपालिका संबंधी कार्य शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ हैं। ठीक है, हाँ, न्यायिक शक्ति की बात आती है तो ये इसका प्रमुख कार्य है, जबकि अन्य देशों में जो है द्वितीय सदन के द्वारा ये कार्य नहीं किया जाता है। ठीक, अंत में मैंने यहाँ नोट किया है द्वितीय सदन ही नहीं है ये, मतलब लॉर्ड सभा भाई द्वितीय सदन है, इसी उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन से ऐसा लग रहा है कि बहुत शक्तिशाली होगा, उच्च सदन आलंकारिक रूप में कहा जाता है। जैसे लोक सदन को निम्न सदन कहा जाता है, तो निम्न सदन से ऐसा लग रहा है कि भाई शक्तिहीन सदन होगा, इसके पास शक्ति नहीं 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 नहीं, निम्न सदन और उच्च सदन ये केवल आलंकारिक रूप में कहा जाता है। इसका ये भावार्थ नहीं है कि जो निम्न सदन है वो शक्तिहीन होगा और उच्च सदन वो शक्तिशाली होगा। तो यहाँ आप देखेंगे लॉर्ड सभा को जो है उच्च सदन भी कहा जाता है, द्वितीय सदन तो कहा ही जाता है, लोक सदन प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, जबकि शक्तिशाली लोक सदन है। यस, तो वास्तव में लॉर्ड सभा द्वितीय सदन ही नहीं है, द्वितीय सदन तो है ये, द्वितीय सदन ही नहीं, गौण सदन भी है। क्या है ये? गौण सदन भी है। अर्थात वास्तव में पूरी दुनिया में द्वितीय सदनों की जब तुलना की जाती है, मतलब ब्रिटेन के द्वितीय सदन अर्थात लॉर्ड सभा की अन्य देशों की जो संसदें हैं उन संसदों का जो दूसरा सदन है, उन संसदों का जो दूसरा सदन है या उन व्यवस्थापिकाओं का जो दूसरा सदन है, उससे जब हम तुलना करते हैं किसके आधार पर? शक्ति के आधार पर। तो वास्तविक रूप में ब्रिटेन का जो द्वितीय सदन है, जिसे कि लॉर्ड सभा कहा जाता है, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है, सबसे शक्तिहीन सदन है। अर्थात संसार का सबसे शक्तिहीन द्वितीय सदन ब्रिटेन की लॉर्ड सभा है। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, संसार का सबसे कमजोर द्वितीय सदन कौन है? संसार का सबसे कमजोर द्वितीय सदन लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा। ठीक है भाई, ये है। तो एग्जाम में किसी में प्रश्न पूछा जा सकता है। और संसार का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन है? सीनेट, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट। तो अमेरिका में जो व्यवस्थापक है उसका नाम कांग्रेस है,
है। और कांग्रेस के 2 सदन हैं, मतलब अमेरिका में द्विसदनीय व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो प्रथम सदन का नाम क्या है अमेरिका में, है प्रतिनिधि सदन। दूसरा क्या है, सीनेट। तो सीनेट वास्तव में पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो यहाँ 2 प्रश्न बन गए नहीं है ठीक से। अब इनमें से किसी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ कितने प्रश्न बन रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है आपको, आप इस रूप में इसको समझिएगा। तो ये हो गया आपका लॉर्ड सभा की शक्तियाँ तथा कार्य। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी आप लॉर्ड सभा की शक्तियों को ठीक से समझ गए होंगे। और अगर कहीं परेशानी आती है तो ये अमोनियम पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, इसके आधार पर आप इनकी शक्तियों को स्पष्ट कर सकते हैं। और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब तक हम उपागमों को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक राजनीति विज्ञान को अच्छे से नहीं समझ सकते, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मुझे उम्मीद है आप ठीक समझ गए होंगे। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।